हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो आज ये चैप्टर 4 नहीं रहा, ये चैप्टर 3 बन चुका है। तो ये चैप्टर 3 है, सीबीएसई द्वारा बताया गया है और इसका नाम भी चेंज हो गया है। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से हो गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो उम्मीद है आपको ये बात पता होगा। तो दोस्तों अब इसमें क्या है इस चैप्टर में। तो पहले चैप्टर 1 में था कोल्ड वार, मतलब कि दो सुपर पावर थी। चैप्टर 2 में एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, जिसमें था कि बायोपोलैरिटी ख़त्म हो गई थी। तो अब यहाँ चैप्टर 3 में पढ़ेंगे जहाँ बायोपोलैरिटी ख़त्म हो गई थी और एक ही यूएसए ही थी जो दादागिरी कर रही थी अपनी हेजिमनी को उसको टक्कर देने के लिए एक नई पावर इमर्ज हुई। मतलब कि चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे जहाँ पर बाइपोलैरिटी ख़त्म हो गई थी और एक ही सुपर पावर बची थी जो थी सिर्फ यूएसए, जो दादागिरी कर रही थी। तो उसको टक्कर देने के लिए एक नई पावर इमर्ज हुई। जैसे कि एक गुंडा इमर्ज हुआ तो उसको टक्कर देने के लिए नए नए ग्रुप्स इमर्ज हुए कि भैया हम इसे हराएंगे, इसकी पावर को कम करेंगे। तो इसी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर 1 में क्या था, यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर होते हैं। चैप्टर 2 में कोल्ड वार एरा के मुताबिक यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है और हम यूनिपोलर में इंटर हो जाते हैं। चैप्टर 3 यूएस हेजिमनी डिलीट हो गया, उसकी जगह ये चैप्टर बना है चैप्टर 3 न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो यूएसए जो है वो दादा बन गया था, हेजेमनी मतलब दादा बन के बैठा हुआ है और हर काम से ट्रेड भी उसकी मर्जी से ही और मिलिट्री भी उसकी ही मर्जी से चलती थी। मतलब कि ट्रेड भी वो यूएसए की ही मर्जी से चलती थी और मिलिट्री भी उन्हीं की मर्जी से चल रही थी। तो लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया था, सबको यूएसए जैसा बनना था। तो अब इसकी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत सारे नए नए एसोसिएशन बनती है। तो उसमें से एक थी यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन पहला होता है जो एसोसिएशन इमर्ज होता है। फिर दूसरा होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको एशियान बोलते हैं। तो इवन चाइना भी था जो यूएस को टक्कर देने के लिए इमर्ज हुए थे। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसे कौन से एसोसिएशन बने, सेंटर बने जिन्होंने यूएसए को टक्कर दी कि भैया बहुत कर ली तुमने मनमानी। तो हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर में। अमेरिका को टक्कर यूएसएसआर देता था, तो वो तो अब रहा नहीं। तो अमेरिका बोल रहा था कि मैं डॉन हूँ। तो उस डॉन को डोमिनेंस को कम करने के लिए नए नए सेंटर आए। कौन कौन से है तो आइए देखते हैं। तो पहला है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है एशियान। और जापान भी डेवलप देश है। आप शिनचैन डोरेमोन से ही जापान तो बहुत फेमस है, जानते ही होंगे। और ब्रिक्स भी है एक एसोसिएशन, ये बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 8 से 10 साल पहले बनी थी। ब्रिक्स तो अभी इंडिया भी थ्रेट कर रहा है यूएस हेजिमनी के लिए। हम भी यूएस हेजिमनी को टक्कर दे रहे हैं, इजराइल भी दे रहा है, सार्क भी और रशिया भी। तो ये सब है, मैं करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा जितना इस वीडियो में कवर होगा हो सकता है। बाकी जो है एडेड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं आगे क्या है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं यूरोपियन यूनियन। तो एज द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड मैनी ऑफ यूरोप लीडर्स ग्रैपल विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार तो यूरोप की स्टेट थी, स्टेट मतलब वहाँ की देश, पॉलिटिकल साइंस में देश को स्टेट बोला जाता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्या करे, आपसी दुश्मनी को कंटिन्यू रखे, यानी कि जो फ्रांस और जर्मनी ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी तो उसे कंटिन्यू रखे, या वार में चल पड़े, या दुश्मनी निभाते रहे, या अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार
द shattered द स्ट्रक्चर। सेकेंड वर्ल्ड वार में shattered the structure many assumption and structure on which European state had based on their relation। तो यहाँ पे तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनकी इकोनॉमी शैटर्ड कर गई थी। शैटर्ड मतलब बर्बाद हो गई थी। जैसे कि कंट्री में वार होता है तो 10 साल पीछे चल जाती है। और यूरोप कॉन्टिनेंट में की तो 4 कंट्री थी, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। तो बहुत नुकसान हुआ था, इकोनॉमी डिप्रेशन हो गया था, एग्रीकल्चर डिप्रेशन हो गया था, शैटर्ड हो गई थी इकोनॉमी, डगमगा गई थी, गिर गई थी, हिल गई थी, साथ ही साथ डिकोलोनाइज हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1947 के बाद इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो ब्रिटिशर यहाँ पर बहुत लूट रहे थे, तो वो भी बंद हो गया था। डिकोलोनाइज के बाद वो वाली इनकम भी ख़त्म हो गई थी, तो इकोनॉमी डगमगाने लगती है यूरोप की कंट्रीज़ की। तो भैया इन लोगों को हेल्प मिलती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार थ्रू द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के शुरू होते अलायंस सिस्टम शुरू होता है। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वार। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव financial help for reviving Europe economy under what was called the Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO। तो कोल्ड वार के शुरू होते अलायंस सिस्टम शुरू होता है, कुछ कंट्री नाटो की मेंबर बन गई और नाटो में कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया गया था। नाटो के थ्रू भी इन लोगों को हेल्प मिली थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होते यूरोप का डिवीज़न हुआ था। वेस्ट यूरोप की कंट्री यूएसए में चली गई थी नाटो में, और ईस्ट यूरोप की कंट्री यूएसएसआर और वार्सो पैक्ट में चली गई थी। तो कुछ फ़ायदा हुआ था, इनकी इकोनॉमी रिवाइव हुई थी कोल्ड वार के थ्रू। और बाकी जो इनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब हुई थी, तो ये रिवाइव होती है थ्रू द मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या है दोस्तों, तो बताते हैं मार्शल प्लान क्या है। यूएस की बनाई एक पॉलिसी है। तो यूएसए क्या करता है, पहले मुश्किल में डालता है फिर निकालता है। जैसे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन यूएस लेकर आया, और यहाँ जब प्रॉब्लम में होते हैं तब, मतलब कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन यूएसए लेकर आया था जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। यूरोप की कंट्री भैया इकोनॉमी गिरी तो लोग परेशान हैं, इन्फ्लेशन इतनी थी, ब्रेड लेने के लिए नोट भर भर के जाने पड़ते थे। हमने 9 से 10 क्लास में पढ़ते हैं ये सब। तो क्या होता है, यूएसए मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस करता है इन यूरोप। और मार्शल प्लान क्या है, कुछ भी नहीं है। 1948 के मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस इन यूरोप। 1948 में मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस होता है इन यूरोप में। क्या होता है, $15 बिलियन का लोन जो है यूएसए यूरोप को दे देता है मार्शल प्लान के अंदर। ये लोन ले लो और मुझे धीरे धीरे चुका देना। तो इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए यूएसए मार्शल प्लान के अंडर लोन दे देता है यूरोप को। यूरोप डिसाइड करती है लड़ाई झड़ाई छोड़ो, इकोनॉमी बढ़ाओ, ट्रेड करो और अपने आप को संभालो। तो क्या इकोनॉमी और ट्रेड बढ़ाने के लिए अंडर द मार्शल प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, OEEC। तो ये जो है इस्टेब्लिश होता है 1948 में। तो OEEC का क्या फुल फॉर्म है, तो आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कोऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यूरोप के देश इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है, क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ होते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। तो इसीलिए अंडर द मार्शल प्लान के कब साइन हुआ था, 1948 को लोन मिला था। और उसी दिन उसी साल 1948 के अंदर क्या बनती है, तो सबसे पहले हायरार्की है यूरोपियन यूनियन के बनते ही। जैसे बच्चा धीरे धीरे ऐसे बड़ा होता है, तो उसी तरह यूरोपियन यूनियन बनती है। तो सबसे पहले OEC
कब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो वो 1948 में बनती है। उसका क्या फुल फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कोऑपरेशन। तो यही ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्यों बनती है, टू एड वेस्ट यूरोपियन स्टेट इट बिकम फोरम वेयर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू। तो मतलब कि जो यूरोपियन स्टेट थे वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इकोनॉमिकली ट्रेड करेंगे, बैरियर्स कम होंगे, जो टैक्सेस है वो कम करेंगे, एक दूसरे से कोऑपरेट करके इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई 1948 में। तो क्या बनी, ओईसी। ये जो है एक फोरम की तरह सामने आई। फोरम मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म जो ये स्टेट थे वो कोऑपरेट करने लगे, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू आपस में अच्छे से ट्रेड करने लग गए और इकोनॉमी इशू में बातचीत करने लगे। तो पहले इकोनॉमी सुधारी 1948, फिर द काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। तो देखिए यहाँ पे आप, द काउंसिल ऑफ यूरोप इन established in 1949 was another step forward in political cooperation. The process of economic integration of Europe capitalist country proceed step by step. तो ये क्या है, तो भैया थोड़ी सी पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी रख लेते हैं, खाली पैसे पैसे की बात नहीं, एक दूसरे को पॉलिटिकली डील भी करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट, देन क्या होता है, जो प्रोसेस होता है यूरोपियन यूनियन बनने का इन कैपिटलिस्ट कंट्री का, वो धीरे धीरे होता है। तो ये 1949 काउंसिल ऑफ यूरोप के बाद 1957 एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसको यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। तो 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप के बाद 1957 के अंदर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसको यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक है तो समझ जाइए, इकोनॉमी है तो समझ जाओ कि ट्रेड इशू है, तो उसको संभालने के लिए और अच्छी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1957 के अंदर। तो 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1946 में ओईसी बनती है 1946 में, और 1949 में बनता है काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश इन 1949। तो ये 3 बनती है। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनने के बाद ये पॉलिटिकली डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट भी बना देती है। तो पार्लियामेंट बनती है तो ये यूरोपियन की जितनी भी कंट्री है साथ में बैठकर लॉ डिस्कस करेंगे और पॉलिटिकली इशू डिस्कस होते हैं। बट अभी भी यूरोपियन यूनियन नहीं बनी है, पार्लियामेंट बनी है। फाइनली यूरोपियन यूनियन बनने का प्रोसेस है जो वो फास्ट ट्रैक जल्दी हो जाता है। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है सोवियत यूनियन, वहाँ पर देखिएगा आप। तो द collapse of the Soviet bloc put Europe on fast track on resulted in the establish of यूरोपियन यूनियन। तो अभी हम आपको एक्सप्लेन ये चीज़ कर चुके हैं कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होते ही यूरोप की बहुत सारी कंट्री है वहाँ से हट गई, मतलब वहाँ से बिछड़ गई। तो वहाँ पर भी जितनी कंट्री थी वो भी डिसइंटीग्रेट हो गई थी। तो सोचा नहीं था कुछ ना कुछ जो करना होगा। अब क्या हो जाता है, तो कुछ यूएसए के डोमिनेंस में शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब क्या होगा, यूएसए के डोमिनेंस शुरू हो जाते हैं, सुपर पावर यूएसए सिर्फ बचा हुआ रहता है। तो इन्होंने सोचा अब हम लोग को एक यूरोपियन यूनियन में फॉर्म करना होगा, हमें स्ट्रॉन्ग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिससे हम यूएसए को चैलेंज कर दे, ऐसा ना हो कि यूएसए हमको दबाने लगे। सो ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिश ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992। तो होता क्या है कि
तो फाइनली जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो यूरोपियन यूनियन 1992 में फॉर्म हो जाती है। यूरोपियन यूनियन अपने ऑब्जेक्टिव रखते हैं और किस तरह से चलाया अपनी यूनियन को आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो आप एक फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये OEEC चार्टर है जो 1948 में शुरुआत करी थी। तो अपनी कॉपरेशन के लिए तो फाइनली 1992 में हमारी यूरोपियन यूनियन बन जाती है। अब ऑब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो ये लोगों ने क्या करा, क्या डिसाइड करा, आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ना डिसाइड की कि भैया ये सब करना है। इन्होंने फाउंडेशन रखी फॉर ए कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव भी है यूरोपियन यूनियन के, मतलब कि जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी, मतलब कि बाहर के देशों से एक साथ तरीके से डील करेंगे। जैसे कि यूएसए से डील करनी है तो पहले ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश है, जितनी भी कंट्री है, वो आगे में आप इनकी नाम भी बताता हूँ, फाउंडिंग मेंबर। तो ये लोगों ने क्या कहा आपस में बैठकर डिसाइड करेंगे, फिर यूएसए को जवाब देंगे। मतलब कि ये जो यूरोपियन यूनियन के देश थे वो अकेले कोई जवाब नहीं देता था, सब देश मिल के एक साथ मीटिंग करते थे, उसके बाद जो फैसला होता था तो वो डिसाइड करते थे फाइनली। तो सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब क्या हुआ, आपस में जो डिस्प्यूट होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। अब देश पड़ोसी में होते ही है, जैसे हम पाकिस्तान चाइना आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो ये लड़ाई नहीं करेंगे, पहले उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हुआ कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सो द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया कोऑपरेशन वाइल एक्योरिंग न्यू। तो यहाँ पे तो जो कोऑपरेशन जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस मतलब एक दूसरे को जस्ट तरीके से बिहेव करेंगे। तो कोई अगर इशू क्रिएट होगा तो जस्टिस तरीका से हम फैसला करेंगे। नेम अफेयर्स मतलब कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्री आती है उसको हमेशा हेल्प करेंगे। सॉरी, होम अफेयर्स मतलब कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्री आती है उसको हमेशा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, तो एक करेंसी अपना ली, वो क्या है, यूरो। तो द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजली पॉलिटिकल वन। द EU हैज़ स्टार्टेड एक्ट मोर एज द nation state while the attempt to have a constitution for EU has failed. It has its own flag, anthem, founding date and currency also. तो यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है, वो अपनी करेंसी यूरो अपना ली। यूरो बहुत महंगा होता है, इवन डॉलर से भी महंगा होता है। तो क्या थी ऑब्जेक्टिव यूरोप यूनियन बनने की, फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी होगी, कोऑपरेट करेंगे, जस्टिस एंड होम अफेयर्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में और बाकी जो अफेयर्स करने में कंट्रीज़ के अंदर उसमें, और फाइनली एक सिंगल करेंसी बना लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, यूरोपियन यूनियन अपने आप को इकोनॉमिक यूनियन से खुद को पॉलिटिकल यूनियन बनाने की स्टार्ट कर देती है। तो कि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी हो रही है, ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, इन्होंने खुद को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की और खुद एज द नेशन, मतलब अब हम इंडिया है तो यहाँ पे क्या है, एक नेशन है। तो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो वी ऑल आर इंडियन, मतलब ये सब इंडिया में आते हैं। तो उसी तरह ये लोग भी यूरोप को नेशन बनानी, पूरी यूरोप यूनियन को नेशन बनाने के लिए इन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2003 में कोशिश करते हैं, लेकिन वो टाइम फेल्ड हो जाता है, कई बार नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते हैं। तो अपनी एक फ्लैग है इनकी, अपना नेशनल एंथम है, फाउंडिंग डेट है
और इनके अपने करेंसी भी है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो यहाँ पे कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट डीलिंग विथ अदर नेशन, द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू। तो यहाँ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। अब बाहर के देशों से कैसे डील करनी है, तो उसके लिए इसके पास कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, डिस्कस करके ही डील करते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। तो ये फ्लैग देखो, ये 12 स्टार इस फ्लैग में बने हुए हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन जब बन रहे थे तो 12 कंट्री मिल के बनी थी। तो 12 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, तो आइए बताते हैं। तो देखिए, पहला जो कंट्री है वो है आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, और ये लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी है, इटली है, पुर्तगाल है और स्पेन है। तो ये 12 स्टार इन्हीं कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि घड़ी में भी 12 बजते हैं, तो जो 12 है वो सिंबल जो है यूनिटी का होता है। तो यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ ने कहा अब हम यूनिटी में रहेंगे, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आपके नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं, द यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन एट द एंड ऑफ 31 जनवरी 2020। यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है 31 जनवरी 2020 को, हाल में ही। लेकिन हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। जो पास्ट वाला है ब्रिटेन, वो क्या क्या करा जो यूरोपियन यूनियन में था, वो हमें पढ़ना है। वो अभी 2020 वाला से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के कौन से देश ने उसे छोड़ दिया 2020 में। तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा कि ब्रिटेन लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, तो 31 जनवरी 2020 में। तो अभी फ़िलहाल पास्ट पढ़ेंगे। तो द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राई टू एक्सपेंड एरिया कोऑपरेशन while acquiring new member, especially from the erstwhile Soviet bloc. The process has not proved easy, so people in many countries are not very enthusiastic in giving the European Union power that were exercised by the government of their country. There are also reservations about including some new countries within the European Union. तो जब यूरोपियन यूनियन बनी थी तो 12 फाउंडिंग मेंबर थे। तो फिर धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने बहुत कोशिश की नए नए मेंबर को अपने साथ ऐड करने के लिए। सोवियत ब्लॉक ख़त्म हुआ था, तो जो वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ थी उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ऐड करा। बट देखो, आसान नहीं था यूरोपियन यूनियन को अपने अंदर मर्ज करवाना, क्योंकि देखो कई कंट्री खुश नहीं होती कि इस बात से कि भैया हम अपनी पावर को किसी बड़े जो गवर्न करने हैं वो किसी और को दे दे। बड़ी है जो गवर्न करना, मतलब समझ रहे हैं कि जो कोई बड़ा है, जैसे कि सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। तो अमेरिका में जो यूएसए, वो बड़ा गवर्नमेंट है, गवर्न करे हमारे पावर को। जैसे कि इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट हमें रूल ना करे, जो एशियन यूनियन की गवर्नमेंट है वो हमें रूल करने लगे, तो आप भी सोचेंगे कि ना ऐसी यूनियन में जाने के लिए, कभी नहीं सोचेंगे ऐसी यूनियन में जाने के लिए। तो ऐसे यूरोप के अंदर भी कंट्रीज़ को, अगर कोई यूरोपियन यूनियन में जा रहे थे और जो पावर थी वो यूरोपियन यूनियन को, गवर्नमेंट को खुद को रूल करने के लिए और सेम करेंसी होनी थी, तो कुछ कंट्रीज़ एंथुसियास्टिक नहीं थी और कुछ ने नहीं भी करा। तो यूरो जो है वो डॉलर से भी ज़्यादा महंगा है, डॉलर को टक्कर देने वाली करेंसी यूरो है। तो ये जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, इसकी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस भी है, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है, मिलिट्री भी है। तो हमें एक ऐसी इन्फ्लुएंसर चाहिए थी जो यूएसए को टक्कर दे सके, क्योंकि यूएसए सबको आके डोमिनेंस करता था। तो यूरोपियन यूनियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई जो यूएस के
हेजेमनी को टक्कर देगी। तो आप इस कार्टून में देख सकते हैं कि 2003 में जो है यूरोपियन यूनियन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल्ड हो जाती है, और टाइटैनिक के जहाज़ जो है जैसे टकरा गई, छेद हो गई, उस हिसाब से इन लोग भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हो गए। सो द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, political and diplomatic and military influence. The European Union is the world largest second biggest economy with the GDP of more than $7 trillion in 2016. Next to that the United States of America. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो ये वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है विथ जीडीपी जो है $17 ट्रिलियन है, नेक्स्ट टू द अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद। पहला नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और दूसरा नंबर पे यूरोपियन यूनियन है। तो भाई टक्कर तो दे रहा है। 2020 से 21 की एडिशन में 2016 का डाटा दिया हुआ होगा, अभी लेटेस्ट डाटा है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। इट करेंसी द यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट, अलाउिंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना। इट इकोनॉमिक पावर गिव इट इन्फ्लुएंस ओवर इट क्लोजेस्ट neighbor as well as in Asia and Africa. It is also function as an important bloc in international. तो इसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है? इट इज़ ए पोटेंशियल थ्रेट टू डॉलर, कि डॉलर के टक्कर का है यूरो। तो सेकेंड है जो इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द यूएसए टोटल जितनी ट्रेड करता है उससे बहुत ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन का। तो यूएसए और चाइना पर भी भारी पड़ जाता है यूरोपियन यूनियन का शेयर ज़्यादा है, ट्रेड भी ऊपर है। यूरोपियन यूनियन जो रूल मनवाना चाहता है तो माना जाता है, तो यूएसए पे भारी पड़ जाता है ना। यूएसए पे भारी पड़ गया ना, तो ट्रेड रिलेटेड इशू में यूरोपियन यूनियन की बात मानी जाती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ट्रेड ज़्यादा है। So it influence over its closest neighbor as well as Asia and Africa. It is also function as important bloc in international. तो जो इकोनॉमिक पावर जो है वो इन्फ्लुएंस दे देती है इनको ऑल्सो एन एशिया एंड अफ्रीका। तो यूरोप की काफ़ी कंट्रीज से ट्रेड लिंक है, हम लोगों की पूरी एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है, अफ्रीका की भी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है अफ्रीका की और एशिया के ऊपर भी। यूरोप का जो यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका के ऊपर भी है और एशिया के ऊपर पर भी है भारी। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें इम्पोर्टेंट मेंबर है यूरोपियन यूनियन, इसमें भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो द EU ऑल्सो हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो वन ऑफ द EU, फ्रांस, अपहोल्ड परमानेंट सीट and on United Security Council. The EU includes several non-permanent members of the United Nations Security Council. This is enable the EU to influence the US policy such as the current US position on Iraq nuclear program. तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पढ़ ली कि यूएसए को टक्कर देता है। दूसरा आता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, जिसमें बेसिकली पॉलिटिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे कि और जैसे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये अपनी बातें मनवा सकते हैं, अपने फेवर में कुछ करवा सकते हैं या नहीं। तो जो यूरोपियन यूनियन है ऑल्सो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता है, इसमें डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि दो मेंबर है ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर है टोटल, उसमें से यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर आते हैं।
ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर में आते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में भी आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को कुछ फैसला तो ब्रिटेन और फ्रांस बोल देंगे, साथ ही साथ वीटो पावर ऑल्सो देयर, मतलब इसके पास वीटो पावर भी होता है। तो और खिलाफ कोई फैसला हो तो ये वीटो करके हटा सकते हैं। मतलब कि यूरोपियन यूनियन को कुछ फैसला अपने पक्ष में करवाना रहता है तो ब्रिटेन और फ्रांस जो दो मेंबर है वो यूएनएससी में बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन जो है अभी यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, लेकिन इतने साल से बहुत फ़ायदा हुआ होगा ब्रिटेन को। ब्रिटेन फ्रांस बहुत फ़ायदा दिलाते थे यूरोपियन यूनियन को डिप्लोमेटिक इशू के ऊपर थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन में दो सिक्योरिटी काउंसिल है, एक परमानेंट मेंबर है और एक नॉन परमानेंट मेंबर है। तो परमानेंट में 5 आते हैं और नॉन परमानेंट में कुछ कुछ समय पर चेंज हो जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्री है जो कि ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत फ़ायदा मिलता है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को। तो जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होने से यूरोपियन यूनियन को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है वो इन्फ्लुएंस कर पाई, जब यूएसए पॉलिसी बना रहा था तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो यूरोपियन यूनियन जो थी इसकी जो कंट्रीज थी उसको इन्फ्लुएंस कर पाई। साथ ही साथ जब चाइना जो था उसके ऊपर डिबेट हो रहे थे, डायलॉग्स हो रहे थे टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन राइट्स, तब भी जब उनके दो मेंबर परमानेंट काउंसिल में थे तो इनका सही जो था डोमिनेंस करा जा रहा था, तो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी यूरोपियन यूनियन की। तो अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस में देख लेते हैं। तो मिलिट्री, द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इसका आर्म फोर्स है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट में आता है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, या डिफेंस में जो है वो बहुत सारा स्पेंडिंग करता है। मतलब कि कंबाइंड आर्मी है यूरोपियन यूनियन की, जो कंट्रीज़ की, जो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है। स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएस। टू मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन स्टेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर, 550 न्यूक्लियर वेपन है। वो दो मेंबर है जो ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास। देखिए बुक में साफ साफ लिखा है 250 न्यूक्लियर वारहेड जो है ब्रिटेन और फ्रांस के पास है। इंडिया के पास कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सैटेलाइट थी, स्पेस एंड कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे थे। यूरोपियन यूनियन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। यूरोपियन यूनियन सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। यूएसए सुपर पावर है, पर यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप थी वो कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। तो यूरोपियन यूनियन टॉपिक इज़ कंप्लीट। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इतना पढ़कर समझ आया होगा कि यूएस दादागिरी नहीं कर सकता। यूएसए के साथ यूरोपियन यूनियन भी है जो डोमिनेंस में यूएसए के डोमिनेंस को कम करता है। तो अब यहाँ पढ़ते हैं कॉन्स्ट्रेंट और लिमिटेशन। तो 10 ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज अमेरिकन पार्टनर इन द इराक इन्वेशन एंड मैनी ऑफ द यूरोपियन यूनियन नेवर मेंबर मेड अप ऑफ द यूएस लीड कोलिशन ऑफ द विलिंग वेरियस जर्मनी एंड फ्रांस अपोज अमेरिका पॉलिसी। तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्स्टेंट मतलब कि जो मेंबर है हर बातों पे एग्री नहीं होते हैं, अगर होते तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती। तो इराक पर इन्वेशन करता है अमेरिका, तो यूएस, तो ब्रिटेन साथ दिया, सिर्फ ब्रिटेन ही साथ देता है यूरोपियन यूनियन की तरफ से।
और यूएन ने मना किया। यूएन तो मना करता ही है इन्वेशन करने से अमेरिका को। ब्रिटेन साथ देता है अमेरिका का, लेकिन वही यूरोपियन यूनियन की और सब कंट्री जैसे कि जर्मनी और फ्रांस अपोज करती है अमेरिका पॉलिसी को, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो एक मेंबर साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरा दे रहा है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट हो जाता है। So the Euroscepticism in some parts of Europe about the European Union integrationist agenda। तो इसमें बता रहा है आपको कि इतनी पावर हम यूरोपियन यूनियन को क्यों दे रहे हैं, थोड़ी बहुत यूरोपियन यूनियन को भी दे दे। तो थर्ड बात क्या है, यूरोस्केप्टिसिज्म, मतलब कि जो और सब यूरोपियन यूनियन के कंट्री है वो उतना अच्छा से फील नहीं करते हैं सारा कुछ यूरोपियन यूनियन के तरीका को। उनका कहना होता है कि हम सारा पावर यूरोपियन यूनियन को क्यों दे, थोड़ी बहुत यूरोपियन यूनियन को देंगे। तो थर्ड बात क्या है, 10 फॉर एग्जाम्पल। तो 10 फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर केप्ट द UK out of the European market. Denmark and Sweden had resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the euro, the common European currency. This limits the ability of the EU to act the matter of foreign relation and defense। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है मार्गरेट थैचर, यूरोपियन यूनियन मार्केट से ब्रिटेन को दूर रखा। यूरोपियन यूनियन नहीं थी ट्रेड के लिए, तो इन्होंने दूर रखा ब्रिटेन को। और डेनमार्क और स्वीडन हैव रजिस्टर्ड द maastricht ट्रीटी को साइन नहीं किया, मतलब कि डेनमार्क और स्वीडन जो है वो उन्होंने मना किया maastricht ट्रीटी को साइन करने से, और कॉमन करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया। maastricht करेंसी मतलब कि जो कॉमन करेंसी थी, नेशनल प्लान वाली ट्रीटी थी, उसको साइन नहीं किया। तो आपको तो समझ आ गया होगा कि ब्रिटेन की अलग अलग चलती थी यूरोपियन यूनियन से। 2 एग्जाम्पल देख के पता लग ही गया होगा। फाइनली यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी नहीं है ब्रिटेन। तो यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा कि ब्रिटेन अपना हिसाब से चलता था, यूरोपियन यूनियन के हिसाब से नहीं। तो यहाँ से नया टॉपिक शुरू करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, मतलब कि एशियान। तो एशियान यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मैप देखेंगे, एशियान में जो कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं फिलीपींस, दूसरा म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, 5 कंट्री है। तो इसको याद रखने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म हम बोल रहे हैं PTSIM। तो P फॉर फिलीपींस आ गया, T फॉर थाईलैंड आ गया, फिर S फॉर सिंगापुर आ गया, और I फॉर इंडोनेशिया आ गया, और M फॉर मलेशिया आ गया। ये शुरू के 5 जो है कंट्री एशियान में जुड़े थे। और ये जो बाकी म्यांमार है, कंबोडिया है, दारुसलाम है, ये सब बाद में जुड़ते हैं उस कंट्रीज में, सॉरी एशियान में, एशियान एसोसिएशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एशिया के कंट्रीज़ है, तो बिफोर एशिया सफर्ड हैज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ related colonialism, both European and Japanese. At the end of the war, it confronted problem of the nation building, the revenge poverty and economic backwardness, and the pressure to align with the one great power of another during the Cold War। तो मतलब कि वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे एशिया के कंट्रीज़ को, क्योंकि वो कॉलोनिज़म से झेलना पड़ा था। मतलब जैसे कि इंडिया को भी झेलना पड़ा, ब्रिटेन यहाँ कब्जा कर लिया था, इतना सालों से कॉलोनी बना रखा था इंडिया को। तो उसी तरह जो एशिया के और सब कंट्री थे उनको भी बहुत कोई कब्जा, जैसे यूरोप की कंट्रीज़ कब्जा कर रखी थी यहाँ के कंट्रीज़ को,
जापान भी कॉलोनी बना रखे थे। तो ये कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। कॉलोनिज़म एंड हुआ तो पॉवर्टी थी बहुत। तो कोल्ड वार के समय जो वार हुए थे, तो वियतनाम में वार हुआ था, हमने एरिनाज ऑफ कोल्ड वार में पढ़ा था। तो वार होते ही 10 साल पीछे पॉवर्टी में था। तो सब कंट्री कभी कॉलोनिज्म कभी वार। So at the time of Cold War non-alignment movement, so Indonesia are member of non-aligned movement। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, बस अलायंस से दूर रहना था, जो कि वो कोल्ड वार के समय एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला था। तो इसमें इंडोनेशिया भी था। तो इसमें कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं मिला था। बस क्या था कि जो दो ब्लॉक से, एक सोवियत ब्लॉक थे और एक क्या बोलते हैं यूएसए ब्लॉक थे। तो इससे दूर रहने के लिए ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किए थे। तो इसमें यही था। तो अब आगे पढ़ते इस्टेब्लिश एंड मेंबरशिप। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और एशियान हम कह सकते हैं। तो एशियन वाज इस्टेब्लिश इन 1967 1967 बाय 5 कंट्री ऑफ दिस रीजन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो यह जो है 5 कंट्री पहले मिल के पहला मेंबर बनती है यहाँ के। ये 5 कंट्री मिल के एक डिक्लेरेशन साइन करा और एसोसिएशन बनी क्या एशियान। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दे आर कंबाइंड टुगेदर साइन बैंकॉक डिक्लेरेशन फॉरम एसोसिएशन टू फॉर्म एसोसिएशन। तो कब बना एशियान एसोसिएशन? 8 अगस्त 1967 में बना था ये। और बाद में जो कंट्रीज़ आई, तो एक है ब्रुनिया डेरुसलम जो ज्वाइन किया 8 अगस्त 1984 में। फिर उसके बाद वियतनाम ने ज्वाइन किया 28 जुलाई 1995 में। फिर लाओस एंड म्यांमार ने ज्वाइन किया 23 जुलाई 1997 में। और कंबोडिया ने ज्वाइन किया 30 अप्रैल 1999 में। तो इसका लोगो देखते हैं। तो इसका लोगो जो है, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है? तो एक यहाँ पे पैडी लिखा हुआ है। पैडी मतलब जो धान का होता है, चावल का धान। और 10 स्ट्रोक बना है। तो 10 स्ट्रोक इनकी यूनिटी को दिखाती है। तो कोऑपरेट ईच अदर मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सॉवरेंटी की भी इज्जत करेगी और सॉलिडरिटी के साथ ये लोग रहेंगे। तो लोगों में रेड जो है वो सिंबल है, सिंबल ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और येलो जो है वो 10 स्ट्रोक पैडी शो 10 मेंबर जो है उसको शो कर रहा है। तो क्या है गोल ऑफ एशिया? तो गोल ऑफ एशिया को हम देखते हैं। तो द अनलाइक द यूरोपियन यूनियन देयर इज लिटिल desire as Eurasian for supranational structure and institution. Asian country have celebrated what was the become known as Asian way। तो इसमें क्या बता रहा है? तो यूरोपियन यूनियन की तरह एशियान को एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना था। उन्होंने एक डे सेलिब्रेट करा जिसको एशियान वे कहते हैं। तो एशियान वे मतलब कि 10 कंट्री एक दिन मिलेंगे और बात करेंगे नॉन कन्फ्रंटेशन एंड इनफॉर्मल इश्यूज। मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं होगी और फॉर्मल बातें, पॉलिटिकल मिलिट्री बातें नहीं होती थी। तो इंटरेक्शन इनफॉर्मल तो होती थी। नॉन कन्फ्रंटेशन मतलब कि कोई कन्फ्रंटेशन वाली बात नहीं होती थी। सिंपली कोऑपरेटिव बातें, अच्छी बातें होती थी कि भैया अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे से डील करेंगे, सॉवरेंटी की इज्जत करेंगे। सॉवरेन की ज़्यादा फिक्र थी। मतलब जैसे कि इंडिया एक समय सॉवरेन नहीं था, यहाँ पर ब्रिटिश लोग रूल करते थे। तो और ये सब कंट्री को भी यूरोप रूल कर रहा था, तो कुछ जापान रूल कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा प्यार इन्हें सॉवरेंटी से था। तो ये सब उस दिन एशियन वे वाले दिन बात कर रहे थे,
जो कि ये लोग का डे रखा गया है। तो आज के बाद से किसी पे सॉवरेंटी नहीं छीनना है, खुद रूल करेंगे। तो नॉन कन्फ्रंटेशन तो जो टॉक होता है, बात होता है, जो कि एशियन वे के दिन होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही लिखिएगा। और क्या क्या गोल थे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन करना है, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट करना था, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालना था, सोशल डेवलपमेंट करना था, रीजनल पीस लानी थी, आपस में डिस्प्यूट्स होते थे उनको ख़त्म करना था। ये डेफिनेट गोल थे। तो फाइनली 2003 में कम्युनिटी बनती है एशियन, जो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग रोल है इनके। पहला द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा द इकोनॉमिक कम्युनिटी, और जो थर्ड है वो है एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी। तो ये 3 कम्युनिटी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो 3 कम्युनिटी है ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है और एशियन को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देती है जो यूएस की डोमिनेंस को कम कर रहा है। तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं द एशियन सिक्योरिटी community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for nation different sovereignty right. तो यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि जो पहला गोल था फॉर मेकिंग एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन, कंट्री जो नेगवॉर डिस्प्यूट होते हैं जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, तो टेरिटरीज़ को लेकर या फिर टेरिटरीज़ को डिस्प्यूट आए तो आर्म कन्फ्रंटेशन ना हो, गोली विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, साथ में बैठ के ये जो है डिस्प्यूट किया जाता है। तो द एशियन रीजनल फोरम मतलब ARF विच वाज इस्टेब्लिश इन 1994 इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो इनकी कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इनकी सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी। तो द एशियन रीजनल फोरम ARF रीजनल, तो ये बात करना था रिवर वाटर का डिस्प्यूट हो, किसी भी डिस्प्यूट पे डिस्कस करने के लिए इन्होंने एक अलग से फोरम बना दी थी जिसमें डिस्प्यूट करते थे, वार पे नहीं उतरना है, उस पर मतलब चर्चा होता था, डिस्प्यूट होते थे कि हमें वार पे नहीं उतरना है। दे ट्रस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे पर ये भरोसा करते थे, लड़ाई नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सॉवरेंटी की इज्जत करेंगे, खुद को भी बचाना है, एक दूसरे को भी बचाना है और नहीं करनी है, और ना ही एक दूसरे को आकर कब्जा करना नहीं देंगे। मतलब कि ना लड़ाई करने देंगे हम, ना कि एक दूसरे पर किसी को कब्जा करने देंगे। अब यहाँ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन एशियन स्टेट एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट्स सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। तो यहाँ पे बता, एशियन इकोनॉमी इज़ नॉट बिगेस्ट एज यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी, जापान एंड USA बट ग्रो फास्टर देन दिस। मतलब कि ये जो इसका इकोनॉमी है ये जापान और यूरोपियन यूनियन और USA से बड़ी नहीं है, लेकिन ये ग्रो है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है उनके मुकाबले। तो पहला, टू क्रिएट कॉमन मार्केट, द सोशल एंड द इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हो सकता है, जैसे कि ब्रिटिशर छोड़ कर गए हैं हमें, तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान लगाया, एग्रीकल्चर बढ़ाया, इंडस्ट्री लगाई, तो कॉमन मार्केट बनाई, कॉमन प्रोडक्शन सेंटर बनाए, जिससे कि जितनी भी एशियन कंट्री है इसमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो।
तो पैसे आने से अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो सोशली भी वो डेवलप हो जाते हैं। तो कंट्री शेयर गुड इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, मतलब कि कंट्री एक दूसरे से गुड शेयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत कम टैक्सेस लगेंगे, काफ़ी कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं जिससे कि कॉमन मार्केट बने, कॉमन प्रोडक्शन बेस बने, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ मेकिंग डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म सिस्टम, मतलब कि जो लड़ाई है वो ना हो और उसे सॉल्व करने के लिए ये करते हैं हम लोग। एशियन एंड हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एरिया FTA। एशियन जो है ऑलरेडी चाइना और USA के साथ फ्री ट्रेड एरिया जो है शुरू कर चुका था। तो अब यहाँ देखते हैं क्या एशियन सोशियो कल्चरल एक कम्युनिटी। तो बुक में ज़्यादा नहीं बना रखा है, बस एशियन विज़न 2020 के बारे में बता रखा है। एशिया फोकस ऑन 2 पॉइंट में एशिया फोकस करती है। पहला, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एडॉप्ट करने से रिच और पुअर में डिफरेंसेस बढ़ जाए, जब चली जाए तो लोगों की और पुअर हो जाएंगे, मतलब कि जो अमीर है वो अमीर हो जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब हो जाएंगे। तो वो कन्वर्ट करने की कोशिश की कैपिटलिज्म की नेगेटिविटी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज्म आने से रिच गेट रिच हो जाएगा और पुअर गेट पुअर, मतलब अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। कैपिटलिज्म आने से ये होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है एशियन विज़न 2020 में, तो इसमें डायरेक्ट एग्ज़ाम में नोट्स लिखने को आ सकता है। तो लेट्स एट स्टडी। तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी पढ़ लिया, तो इकोनॉमिक भी है और अब सोशियो कल्चर कम्युनिटी में अब हम लोग को एशियन विज़न 2020 पढ़ना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे एशियन विज़न 2020। तो क्या कहता है इसमें, तो देखते हैं कि एशियन इज़ रैपिडली ग्रोइंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एशियन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इट्स विज़न 2020 हैज़ डिफाइंड एज द आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जो विज़न 2020 क्या कहता है कि जो एशियन के कंट्री में जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे ख़त्म करने की, सारे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो दिस बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट इन द रीजन, दस एशियन हैज़ मीडिएटेड द एंड ऑफ कंबोडियन कन्फ्लिक्ट। तो मतलब जो एशियन रीजन के जितने भी कन्फ्लिक्ट है जो चल रहे हैं, तो हम विज़न 2020 में हम कोशिश करेंगे उनको ख़त्म करने की। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कंबोडियन कन्फ्लिक्ट जो है, कंबोडिया में जो लड़ाई चल रही थी और जो ईस्ट टिमोर क्राइसिस, तो हम लोग को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। तो इसमें बोला गया है कि एंड मीट एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। तो मतलब कि जो साल में हम एक बार जो मिलते हैं तो उसमें हम ईस्ट एशियन कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एशियन विज़न में 2020 में हमें इतना ही जानना है। तो अब हम लोग को क्या जानना है, इकोनॉमी के बारे में। तो एशिया जो है इकोनॉमी में बहुत अच्छी थी, मतलब कि यहाँ जो है इकोनॉमी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा था और एशियन के कंट्री को ट्रेडिंग पार्टनर बनाना बहुत फ़ायदेमंद था। तो चाइना तो इसे ट्रेडिंग पार्टनर बना ही लिया था, लेकिन इंडिया जो है कोल्ड वार के चलते ये नहीं कर पाई थी। तो इसे गलती को सुधारने के लिए इंडिया क्या करती है कि अमेंड करती है और फिर बाद में जो है इंडिया एक तीन कंट्री कौन कौन से है, तो मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ ट्रेड साइन करती है और 10 में से 3 के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाता है इंडिया का। और फाइनली 2010 में जो है एशियन कंट्री के साथ FTA साइन कर देती है इंडिया और एशियन के बाकी कंट्री जो है 2010 को FTA साइन कर देती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ोटो है जो 2010 में FTA साइन हुई थी, तो उस पर सिल्वर जुबली है एशियन के और सब कंट्री है। तो ये कहाँ पे हुआ था,
तो ये दिल्ली में हुआ था 25 जनवरी 2018 की बात है, ये दिल्ली में है। सिल्वर जुबली हुआ था जो 2010 में ये साइन हुआ था। एशियान और इंडिया जो फ्रेंडशिप मिल के साइन किए थे FTA, तो उस पर सिल्वर जुबली था। तो एशियान की कंट्री भी बोल रहे थे कि वाओ, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप भी हमारा बहुत अच्छा चलेगा, और इसकी सिल्वर जुबली भी आ गई। तो फाइनली एशियान का भी हमने टॉपिक पढ़ लिया। इसमें क्या क्या पढ़ा, तो इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी थी, इसकी इकोनॉमी पॉलिसी कैसी थी, एशियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी क्या था, एशियान विज़न 2020 भी हमने पढ़ लिया, और ये जो एशियान के जो देश है उनके साथ कौन कौन से ट्रेड साइन किए, तो अमेरिका भी उसके साथ ट्रेड साइन किया, चाइना भी किया, और फिर बाद में इंडिया भी साइन किया, तो ये भी हमने पढ़ लिया। और जो सिल्वर जुबली हुआ था तो ये भी मैंने बता दिया, 2010 में इंडिया और एशियान जो है साइन किया FTA, वो भी मैंने बता दिया। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, द राइज ऑफ द चाइना इकोनॉमी। तो चाइना के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्ड मेजर सेंटर ऑफ पावर के बारे में पढ़ना है, चाइना। तो चाइना की इकोनॉमी जो है राइज होना शुरू होती है कब, 1978 के बाद होना शुरू होती है, और कहा जाता है कि ये जो है 2040 यानी कि 2040 तक ये USA को भी पीछे छोड़ देगी। इसकी इकोनॉमी USA की भी इकोनॉमी को ओवरटेक कर देगी। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है कैसे चाइना की इकोनॉमी राइज करती है। चाइना जो है न्यू सेंटर ऑफ पावर क्या अडॉप्ट किया, तो ये कम्युनिज़्म को अडॉप्ट किया, जस्ट लाइक सोवियत यूनियन। तो कम्युनिज़्म क्या है, तो कम्युनिज़्म जो है सोवियत यूनियन का मॉडल है। आपने तो कोल्ड वार एरा में पढ़ा ही होगा कि US अपना कैपिटलिज्म पे चलता था, उसका अलायंस था, और सोवियत यूनियन अपना कम्युनिज़्म पे चलता था। तो चाइना भी जो है सोवियत यूनियन को ज़्यादा चलता था, वो कम्युनिज़्म को ज़्यादा फॉलो करता था। तो कब चाइना अडॉप्ट करता है कम्युनिज़्म, आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। तो यहाँ पे मतलब कि पीपल ऑफ रिपब्लिक 1949 में बनने के बाद 1949 को जो है चाइना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करता है अपनी कंट्री में, और फाइनली ये कम्युनिस्ट नेशन बना लेता है खुद को, जस्ट लाइक सोवियत यूनियन। और किसकी लीडरशिप में बन जाता है चाइना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करता है, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, और ये किसका अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ में हुआ, माओ के लीडरशिप में ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि कब हुआ था, तो आप 1949 लिख सकते हैं, और किसकी लीडरशिप में हुआ था तो आप माओ का नाम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कम्युनिज़्म में क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में तो पढ़ा ही था ना कि कम्युनिज़्म मतलब कि जो भी है, द मॉडल वाज क्रिएटेड टू स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब कि जितना भी सब कुछ है इंडस्ट्री या फिर कुछ भी चीज़ फैक्ट्री वगैरह, तो सब कुछ स्टेट कंट्रोल करेगा। स्टेट मतलब वहाँ का गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो यही होता है कम्युनिज़्म में, जो सोवियत यूनियन के चैप्टर मतलब पहला चैप्टर कोल्ड वार एरा में मैंने आपको पढ़ाया था। और चाइना जो है क्या बोलते हैं, ये से दूर रहना चाहता था, कैपिटलिस्ट कंट्री से दूर रहना चाहता था, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। तो ये सबसे कोई डील नहीं करना चाहता था, ये खुद ही सब कुछ करना चाहता था। तो अपने से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, मतलब कि अपना इंडस्ट्री खुद बनाना चाहता था और अपना एग्रीकल्चर खुद करना चाहता था। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, मतलब कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री बनाएगी, एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करेगी, तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाकर जो कम्युनिज़्म को फॉलो करने लगे थे चाइना। तो चाइना जो है बाहर के देशों से ट्रेड कम कर रहा होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, करेंसी होता है, डॉलर होता है, जो बाहर के देशों से
ट्रेड करने टाइम खरीदने के लिए यूज़ में आता है। जो बाहर के देशों से गुड्स खरीदता है, टेक्नोलॉजी खरीदता है, तो वो करेंसी जो है कम हो जाती है। तो होता क्या है कि चाइना जो है वर्ल्ड मार्केट से जो भी सामान मंगाता है, जब मशीन खरीदने खोजता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए करेंसी चाहिए होता है। तो करेंसी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर दे कि चाइना जो है बाहर के देशों से ट्रेड कम करता है, तो उसको टेक्नोलॉजी और गुड्स खरीदने के लिए बाहर के देशों से मशीन मंगानी हुई रहती थी। तो मशीन किस लिए, इंडस्ट्री में लगाने के लिए। तो जो चाइना में नहीं है तो वो बाहर के देशों से तो मंगानी ही पड़ेगी। तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए क्या चाहिए हुआ रहता है, तो डॉलर चाहिए होता है, तो वो शॉर्टेज हो जाती है। तो चाइना को जो है टेक्नोलॉजी और गुड्स खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हुआ रहता है।